जोकर को तेज और नफीस दिखाते हुए हम उसे रेड कारपेट पर चलते हुए देखते हैं। जैसे जैसे वह चलता है, उसकी आकृति एक छाया में बदलने लगती है और फिर वह अपनी सहकर्मी के साथ एक जोशीला चुंबन साझा करता है। इसके बाद वह आत्मविश्वास के साथ मंच की ओर बढ़ता है, जहां उसके चमकने का क्षण इंतजार कर रहा है, सामने एक उत्साहित भीड़ के बीच। बिना किसी देरी के उसे दर्शकों के सामने एक भव्य परिचय दिया जाता है और उसे द जोकर के नाम से बुलाया जाता है। इस बिंदु पर वह मंच पर धूमधाम से प्रवेश करता है और अपने अनूठे अंदाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसी बीच तनाव बढ़ने लगता है क्योंकि पुलिसकर्मियों का एक समूह वहां पहुंचता है। वे पूरी दृढ़ता के साथ रेड कारपेट पर मार्च करते हुए सीधे मंच की ओर बढ़ते हैं, जोकर की तलाश में। अंततः वे उसे ढूंढ लेते हैं और बिना किसी चेतावनी के वे उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि वह जमीन पर बिल्कुल स्थिर होकर गिर जाए। अब हम घने और भयावह आर्कम असाइलम में प्रवेश करते हैं, जहां डीसी कॉमिक्स यूनिवर्स के सबसे खौफनाक पात्रों की डरावनी चीखें दीवारों से टकरा रही हैं। हम विंगी में होते हुए एक दरवाजे की ओर बढ़ते हैं जिस पर E258 अंकित है। वहां हमें फिर से आर्थर फ्लेक दिखाई देता है, एक ऐसा आदमी जो अपनी ही जिंदगी के बोझ तले पूरी तरह टूट चुका है। सिर झुका हुआ, कंधे गिराए हुए उसे ऑफिसर जैकी सुलिवन द्वारा लगभग घसीटते हुए बाथरूम तक ले जाया जा रहा है, जहां उसे सामान्य रूप से साफ सफाई करने की इजाज़त दी जाती है। थोड़ा ताज़ा होने के बाद उसे वापस उसकी सेल में ले जाया जाता है, जहां उसे कपड़े बदलने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसका वकील उसका इंतजार कर रहा होता है। आर्थर इतने लंबे समय से इस जगह में है कि यहाँ के गार्ड भी अब उससे तंग आ चुके हैं। मिनट ऐसे बीतते हैं जैसे समय ठहर सा गया हो। गार्ड उसे उसकी दैनिक दवाएं लेने के लिए कह देते हैं, जैसे कि यह बस एक और रोज उसे कड़ी ठंड में इस प्रक्रिया के दौरान काम हो। इसके बाद वे ठंडा शेव देते हैं। थोड़ा ताज़ा होने के बाद उसे वापस उसकी सेल में ले जाया जाता है, जहां उसे कपड़े बदलने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसका वकील उसका इंतजार कर रहा होता है। आर्थर इतने लंबे समय से इस जगह में है कि यहाँ के गार्ड भी अब उससे तंग आ चुके हैं। मिनट ऐसे बीतते हैं जैसे समय ठहर सा गया हो। अंततः गार्ड उसे उसकी दैनिक दवाएं लेने के लिए कह देते हैं, जैसे कि यह बस एक और रोज का काम हो। इसके बाद वे उसे कड़ी ठंड में एक रफ और ठंडा शेव देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान गार्ड उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वह खुद को एक तरफ किए बिना खामोश रहता है। जोकर, आर्थर फ्लेक का दूसरा रूप, धीरे धीरे सामने आने लगता है। गार्ड्स के बार बार उसे ताने मारने और मजाक उड़ाने के बावजूद वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही उसे उसके वकील के पास ले जाया जाता है, उसके अतीत की परतें खुलने लगती हैं। जब वकील उससे मिलती है तो वह उसे बताती है कि वह डॉक्टर डेबोरा केन से मिलने जा रहा है। यह मुलाकात उसके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर केन ये तय करेंगी कि आर्थर मानसिक रूप से मुकदमे का सामना करने के लिए फिट है या नहीं। यदि डॉक्टर केन का निष्कर्ष उसके पक्ष में आता है तो उसे एक उच्च सुरक्षा वाले मनोरोग अस्पताल में भेजा जाएगा, न कि अपराधियों और ठगों के बीच इस जगह में रखा जाएगा। डॉक्टर केन के साथ साक्षात्कार में आर्थर से उसकी कहानी विस्तार से बताने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर पूछती हैं कि क्या 3 लोग जो मेट्रो में उस पर हमला कर रहे थे, उनका उसके अतीत से कोई संबंध था जिससे उसे बचपन में किसी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ा हो। आर्थर चुपचाप बैठा रहता है, कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन एक बच्चा आर्थर के पास आता है और मासूमियत से पूछता है कि किसी को किस करने का अनुभव कैसा होता है, क्योंकि उसने कभी किसी को किस नहीं किया है। आर्थर बिना कोई शब्द कहे उसे एक अप्रत्याशित जवाब देता है। वह उसे जल्दी से एक किस कर देता है, जिससे वह बच्चा चौंक जाता है और समझने की कोशिश करता है कि अभी क्या हुआ। इसी बीच गार्ड फिर से आर्थर का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह फिर भी शांत रहता है। एक गार्ड की टिप्पणी उसके दिमाग में बैठ जाती है। गार्ड कहता है कि आर्थर को एक स्टार जैसा महसूस करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है और अब लोग उसे एक सेलिब्रिटी के रूप में देखते हैं। ये टिप्पणी आर्थर पर गहरा प्रभाव डालती है। आखिरकार हम देखते हैं कि कैसे आर्थर फ्लेक, जो कभी एक टूटे हुए इंसान की तरह था, अब धीरे धीरे उस व्यक्तित्व की ओर बढ़ रहा। आर्थर अपने दैनिक मैच लेता है जैसे यह इस अनंत चक्र का एक और दिन हो। कुछ समय बाद आर्थर फिर से खबरों में आता है और उसके इंटरव्यू के परिणाम बताते हैं कि वह मानसिक रूप से मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम है। अभियोजन पक्ष मौत की सजा की मांग कर रहा है। ये खबर जल्द ही पूरे असाइलम में फैल जाती है और अन्य कैदियों के लिए मजाक का कारण बन जाती है।
लेकिन आथ इससे बेपरवाह होकर गाना शुरू करता है, संगीत के माध्यम से खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है। उसकी धुन इतनी आकर्षक होती है कि बिना जाने ही सभी लोग उसके साथ गाने लगते हैं, और एक पल के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ एक सामंजस्य का माहौल बन गया है। पहली बार आथ को ऐसा महसूस होता है कि उसे लोग पसंद करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। हालांकि ये स्वीकार्यता और मुक्ति की भावना केवल उसके दिमाग में ही एक कल्पना है। वास्तविकता में आथ ने एक शब्द भी नहीं कहा होता है। सीन फीका पड़ता है और अगली चीज जो हम देखते हैं वह है आथ, जो बारिश में बुरी तरह से बंधा हुआ है और उसे क्रूर सजा दी जा रही है। उसका शरीर झुका हुआ है और उसका आत्मविश्वास टूटता जा रहा है क्योंकि तूफान उस पर बरस रहा है। आथ अपने वकील से संपर्क करता है और उसे बताता है कि पत्रकार पूरे सप्ताह वहां आ रहे हैं, उसे देखने और उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका वकील उसे बताता है कि उसे इंतजार करना होगा क्योंकि उसे मुकदमे से पहले एक आधिकारिक इंटरव्यू दिया जाएगा। इस बीच आथ एक फिल्म देखने जाता है जैसे कि वह एक सामान्य व्यक्ति हो। जब वह फिल्म देख रहा होता है तो ली उससे बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन आथ मना कर देता है क्योंकि अगर वह बाहर जाएगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसलिए ली कुछ देर के लिए वहां से हट जाती है और पीछे जाकर आग लगा देती है, फिर शांत मन से आकर आथ के पास बैठ जाती है। जब आग लगने का पता चलता है तो वे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन भागने से पहले वे जल्दी से एक किस भी साझा करते हैं। वे आर्कम असाइलम से एकदम पागलों की तरह भागने में सफल हो जाते हैं और इसी तरह आथ की पहली डेट होती है। वे सड़कों पर नाचते और हंसते हैं, लेकिन नहीं, वे वास्तव में आर्कम से भाग नहीं पाते हैं। वे अस्पताल के बाहर ही जश्न मना रहे होते हैं जब गेट्स के पास पहुंचते ही पत्रकार उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं और उन्हें फिर से अंदर खींच लिया जाता है। अब उन्हें दंडित किया जाता है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है, वे बस पागलों की तरह हंसते रहते हैं। अब हम आर्कम होटल में एक सपनों की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां जोकर हार्ले क्विन के साथ खुशी से नाच रहा है, बिना किसी चिंता के। लेकिन ये सिर्फ आथ का सपना था। ली उससे मिलने आई थी क्योंकि एक गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया था। वह उसे बताती है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि उसे घर भेजा जा रहा है। वे कहते हैं कि आथ का उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन एक उजली बात यह है कि अब वह उसके मुकदमे में जा सकेगी और हर दिन उसे देख सकेगी जब तक वह आज़ाद नहीं हो जाता। सीन और भी अधिक व्यक्तिगत हो जाती है जब ली धीरे धीरे आथ का मेकअप करना शुरू करती है, उसे फिर से जोकर में बदल देती है। मेकअप करते हुए वह फुसफुसाती है कि वह असली आथ फ्लेक, उस मुखौटे के पीछे के आदमी को देखना चाहती है। जैसे ही वह अपना काम खत्म करती है, वे एक किस साझा करते हैं और इस निजी पल में उनका बंधन और मजबूत हो जाता है। बाद में जोकर अपने वकील से मिलता है, जो उसे बताती है कि ली को पहले ही असाइलम से रिहा कर दिया गया है और अब वह उनके बारे में इंटरव्यू दे रही है। लेकिन अब आथ की बारी है। वह उसे स्पष्ट करती है कि आधिकारिक इंटरव्यू के लिए उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होगा, जोकर की तरह नहीं, बल्कि आथ फ्लेक के रूप में। दृढ़ता के साथ आथ इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है और बाहर जाने से पहले एक अप्रत्याशित इशारे में अपने वकील को धन्यवाद का एक चुंबन देता है। इंटरव्यू में पैटी आथ के अपराधों की समीक्षा करता है, यह इंगित करते हुए कि 4 हफ्तों में उसने 5 लोगों की जान ली थी। वह पूछता है कि उस रात क्या हुआ जब उसने मरे फ्रैंकलिन को टीवी पर लाइव मार दिया। आथ बर्फ की तरह ठंडे मन से जवाब देता है कि उस रात वह केवल खुद को मारने के बारे में सोच रहा था और मरे उसकी राय में सिर्फ उसके शो का एक हिस्सा था, हालांकि एक खराब अभिनेता। पैटी पूछता है कि क्या वह अब भी मरना चाहता है, क्योंकि उसे मौत की सजा मिल रही है और आखिरकार उसे वह मिलेगा जो वह चाहता था। आथ कहता है कि वह अब यह नहीं चाहता। फिर आथ कहने लगता है कि उसे अब इसकी परवाह नहीं है। जब आथ अपनी कल्पना में एक म्यूजिकल शो का दृश्य देखता है जिसमें हार्ले क्विन भी होती है, प्रदर्शन के बीच में हार्ले उसे धोखा देकर गोली मार देती है। लेकिन ये दृश्य केवल आथ की कल्पना का हिस्सा है जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। तभी एक अधिकारी आकर आथ को सूचित करता है कि ली उससे मिलने आई है। आथ अब सच्चाई जान चुका है और ली का सामना करता है। वह उसे बताता है कि वह जानता है कि ली एक डॉक्टर की बेटी है और वे कभी एक ही पड़ोस में नहीं रहे। ली यह स्वीकार करती है, ये भी कबूल करते हुए कि वह बस चाहती थी कि आथ उसे पसंद करे। आथ अब अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है और कहता है कि वह मूर्ख नहीं है, लेकिन ली उसे आश्वस्त करती है कि अदालत में हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। उसके वकील को उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसे है।
ली यह भी बताती है कि उसने उसी इमारत में एक अपार्टमेंट लिया है ताकि आर्थ जब मानसिक अस्पताल से बाहर आए तो वे एक घर बसा सकें। आर्थ इस पर कहता है कि वह वहां नहीं रहना चाहता, लेकिन ली उसे कहती है कि वह जरूर वहां रहेगा क्योंकि वह गर्भवती है। अगले कोर्ट सत्र में मिस सोफी ड्यूमोंट गवाही देने आती हैं। वह बताती हैं कि आर्थ फ्लेक उसकी बेटी के साथ उसके अपार्टमेंट में घुस आया था। उससे पूछा जाता है कि क्या वह आर्थ को जानती थी। वह कहती है कि उसने केवल उसे कुछ बार लिफ्ट और लॉबी में देखा था। वह ये भी कहती है कि उसे आर्थ की मां के बारे में थोड़ा बहुत पता था, जो उसकी बेटी के साथ बहुत दयालु थी। वह बताती है कि घटना के बाद उसने अपनी बेटी के साथ कहीं और जाने का फैसला किया था क्योंकि उसे सुरक्षा की चिंता थी। आर्थ के वकील उससे पूछते हैं कि क्या उसने टीवी पर जो आर्थ देखा वह वही व्यक्ति था जो उसके अपार्टमेंट में घुस आया था। वह कहती है कि टीवी पर आर्थ जोकर के कपड़े पहने हुए था और बिल्कुल अलग दिख रहा था। फिर वकील ये साबित करने की कोशिश करता है कि आर्थ की मां ने सोफी से आर्थ के बारे में कुछ बातें जरूर की होंगी। सोफी कहती है कि आर्थ की मां अक्सर उसके बारे में अजीब बातें कहती थी, जैसे उसकी अजीब हंसी या ये कि वह कभी लड़की के करीब नहीं गया था। तभी आर्थ खुद को पूरी तरह से जोकर के रूप में कल्पना करता है, कोर्टरूम में सबको खत्म करते हुए और पागलों की तरह हंसते हुए। लेकिन फिर वह अचानक वास्तविकता में लौट आता है। गवाही के बीच में आर्थ अचानक घोषणा करता है कि वह अपना बचाव खुद करेगा और अपने वकील को हटा देता है। जज हैरान होकर उसकी मांग को मान लेता है। बाद में ली उसे अस्पताल में मिलने आती है और उसे बधाई देती है कि उसने अपना वकील हटा दिया और अपनी रक्षा अपने हाथ में ले ली। सोमवार को आर्थ का ट्रायल फिर से शुरू होता है। अगला गवाह गैरी पडल्स आता है, जिसने देखा था कि आर्थ ने कैसे रैंडल को बेरहमी से मारा था। गैरी की गवाही के बाद आर्थ उसका मजाक उड़ाते हुए उससे पूछता है कि जब उसने रैंडल को मारा था तो क्या वह पागल दिख रहा था या जोकर जैसा कोई और व्यक्ति। गैरी घबराहट में कहता है कि उस समय आर्थ उसे पूरी तरह अलग व्यक्ति जैसा दिखा। उसकी गवाही के बाद दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें दी जाती हैं और जज अगले दिन सुबह 9 बजे तक की छुट्टी की घोषणा करता है। आर्थ फिर से अपने मन में हार्ले क्विन के साथ एक और म्यूजिकल सीन की कल्पना करता है। बाद में जब आर्थ को जेल में गार्ड्स द्वारा पीटा जाता है, वह कोर्ट में गार्ड्स का अपमान करने का बदला लेते हैं। अगले दिन कोर्ट में आर्थ जोकर के कपड़े पहनकर आता है और जज उसे चेतावनी देता है कि यह कोर्ट है, सर्कस नहीं। आर्थ टूटे हुए स्वर में कबूल करता है कि उसने अपनी जिंदगी में सबको दोष देने के लिए जोकर का रूप अपनाया था, लेकिन अब उसे परवाह नहीं है। वह कहता है कि जोकर बस एक कल्पना थी, असल में वह आर्थ फ्लेक ही है। वह ईमानदारी से स्वीकार करता है कि उसने 6 लोगों की हत्या की है, जिसमें उसकी मां भी शामिल है। ये सुनकर हार्ले कोर्ट छोड़ देती है, आर्थ से पूरी तरह निराश। फिर आर्थ फोन पर ली को बुलाता है और उससे कोर्ट में आने का अनुरोध करता है, लेकिन ली फोन नहीं उठाती। फैसला आता है और आर्थ को हत्या का दोषी ठहराया जाता है। जैसे ही अदालत का फैसला आता है, आर्थ अपने हस्ताक्षर वाली डरावनी हंसी के साथ हंसने लगता है। उसकी यह खौफनाक हंसी अदालत के माहौल को पूरी तरह से बदल देती है। कोर्टरूम में लोग चीखने और भागने लगते हैं। तभी अचानक वहां एक बम फेंका जाता है और धमाका पूरे कोर्टरूम को तहस नहस कर देता है। पल भर में ही पूरा कोर्ट ध्वस्त हो जाता है। मलबा और आग चारों ओर फैल जाती है और लोग घायल हो जाते हैं। इस तबाही के बीच आर्थ किसी तरह से खुद को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। बाहर जोकर के रूप में तैयार उसके प्रशंसक पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उसे बचाने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन भीड़ में एक पागलपन भरा उन्माद छा जाता है। वे एक रेड लाइट पर रुकते हैं और आर्थ मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। भीड़ उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उनसे बच जाता है। अब आर्थ अकेला और उदास सड़कों पर चल रहा है। तब वह ली को सीढ़ियों के पास देखता है। वह उससे कहता है कि उसने कोर्ट हाउस को उड़ा दिया है और अब वह आज़ाद है, इसलिए उन्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन ली ठंडे स्वर में कहती है कि वे कहीं नहीं जाएंगे। वह कहती है कि वे दोनों बस एक कल्पना में जी रहे थे और आर्थ ने खुद ही उस कल्पना को त्याग दिया। वह कहती है कि जोकर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात आर्थ ने खुद कही थी। ये सुनकर आर्थ टूट जाता है और रोते हुए कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता और वे भाग सकते हैं क्योंकि वे एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ली कोई जवाब नहीं देती, बल्कि गाना गाने लगती है। आर्थ उसे रोकना चाहता है, लेकिन वह गाना जारी रखती है। गाना खत्म होते ही वह अलविदा कहती है और पुलिस आर्थ को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है।
पुलिस उसे वापस आर्कहैम असाइलम ले जाती है। आथा अब दुखी और निराश महसूस करता है, उसकी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं बची। अस्पताल में एक गार्ड उसे बताता है कि उसके कुछ मिलने वाले आए हैं। आथा उदास मन से वहां जाता है। एक गार्ड, जो काफी हद तक जेरोम वेस्का जैसा दिखता है, उसे एक मनोचिकित्सक का चुटकुला सुनाता है। आथा थोड़ी देर के लिए चुटकुले में खो जाता है और उसी समय गार्ड उसे कई बार चाकू मारता है। आथा एक और कल्पना में फिसल जाता है, जहां वह और हार्ले क्विन एक बार फिर से संगीत कार्यक्रम कर रहे होते हैं। वह गाता है कि वे अपना पहाड़ बना लेंगे और ईश्वर उसे वहां से उठा लेगा। अंत में वह कहता है कि वह एक अच्छे बेटे को पीछे छोड़कर जाएगा, जो उसकी जगह लेगा, और यही गाते हुए वह अपनी यात्रा समाप्त करता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज के लिए मूवीज अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।